अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माई यूट्यूब चैनल। सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जैसे कि आप लोगों ने मेरी लास्ट 2 पोस्ट पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस किए थे अब एमडी कैट के हवाले से, स्टडी से रिलेटेड। तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का इस वीडियो में आंसर दे सकूँ, और जो क्वेश्चंस रह जाएंगे उनके लिए मैं सेकंड वीडियो भी बना लूँगी बहुत जल्द। सो लेट्स गेट टू द फर्स्ट क्वेश्चन. Please tell me that how to make short notes or shortlisting in such a way that all the things are being covered by shortlisting. अब शॉर्ट नोट्स आपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के तो आप बना सकते हैं, लेकिन जो लेक्चर्स आप फिज़िक्स के लेते हैं आपको प्रॉपर्ली सारे नोट करने पड़ते हैं, क्योंकि वो आप सिर्फ बुक पे नोट करके शॉर्ट टेस्टिंग करके आप सारा कुछ कवर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। लाइक मैंने अपने जो मेरा फ्रेश ईयर था मैंने उसमें भी उसके प्रॉपर नोट्स बनाए थे, और जो मेरा सेकंड रिपीट ईयर था मैंने उसमें भी प्रॉपर लेक्चर्स दिए थे, और जो एडिशनल थिंग्स थी वो मैंने अपने पुराने नोट्स में ऐड कर दी थी। तो फिज़िक्स के नोट्स तो आपको लाजमी बनाने पड़ते हैं लेक्चर्स देखकर। बाकी बायोलॉजी का ये तरीका है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक्स ओपन करें, और जब आप लेक्चर ले रहे हैं तो आपने अभी रिसेंटली आपने अपनी एफएससी की बुक्स पढ़ी हैं, अगर उस लेक्चर में कोई एडिशनल बात डिस्कस हो रही है तो आपको वो पता चल जाएगी, और आपने वो अपनी बुक में नोट कर लेनी है। अपनी बुक में कोई कहीं स्पेस हो तो आप वहाँ पर नोट करें, या तो आप स्टिकी नोट्स पर लिखकर वो अपनी बुक के साथ अटैच कर लें जितने मैक्सिमम हो सकें। आपने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी टेक्स्ट बुक को ही देनी होती है, और जब आपने मल्टीपल रिविजन्स करनी होती है, अपने टेस्ट के लिए रिवीजन करनी होती है, तो आपने टेक्स्ट बुक को ही रीड करना होता है। तो इससे बेहतर है कि आप जो एडिशनल थिंग्स हैं जो लेक्चर्स में आपको पढ़ाई जा रही हैं वो आप अपनी टेक्स्ट बुक पर ही नोट करें, ताकि आपको बार बार पढ़ने में आसानी हो। बाकी केमिस्ट्री में भी आपको बुक को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है, क्योंकि बुक की लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कंसेप्ट को ग्रिप करने के लिए। तो उसमें भी आप ज़्यादा यही कोशिश करें कि आप बुक पर एडिशनल चीज़ें जो हैं वो नोट करते जाएँ, ख़ास तौर पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और बाकी और जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है, बाकी जो आपकी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके आप नोट्स अलग बना सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपने एफएससी में नहीं पढ़ी होती हैं, और जो आप स्पेशली एमडी कैट में पढ़ रहे होते हैं, और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का के लिए वो ज़रूरी होती है, तो उसके लिए आप एडिशनल नोट्स बना सकते हैं। बाकी जो शॉर्ट नोट्स हैं और शॉर्ट पॉइंट्स हैं वो आप अपनी बुक पर नोट कर लें बायो और केमिस्ट्री के लिए। What should be repeaters' strategy regarding MCAT? Should he join a KIPS CTS session or KIPS regular session with fresher student, or any other strategy in the last 40 days? अच्छा, अब इसमें डिपेंड करता है कि आपने रिपीटर सेशन जो होता है जो स्टार्ट में होता है जनवरी फरवरी में, अगर तो वो आपने लिया है तो आप रेगुलर सेशन ज्वाइन मत करें फ्रेशर्स के साथ, क्योंकि 2 सेशन बैक टू बैक ज्वाइन करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो उसके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आपका जो रिपीटर सेशन है वो एंड होने के बाद आप ब्रेक लें और ख़ुद सेल्फ स्टडी करें। अपने जो वीक टॉपिक्स हैं उनको डिस्कवर करें, उनको ग्रास्प करने की कोशिश करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, और अपनी सेल्फ स्टडी के लिए अच्छा खासा टाइम निकालें, क्योंकि आप जब एकेडमी कोई ज्वाइन की होती है तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए कोई ख़ास टाइम नहीं मिलता। तो अब जो टाइम आपको मिल रहा है बीच में, आप उसको यूटिलाइज़ करें, आप अपनी सेल्फ स्टडी अच्छी खासी करें, और इसके बाद जब एनपी एकेडमीज़ में क्रैश टेस्ट सेशन शुरू होंगे लास्ट मंथ में, तो आप वो ज्वाइन कर लें किसी भी एकेडमी का, चाहे आप किप्स का कर लें या किसी भी और एकेडमी का कर लें, तो उसके लिए आप फिर वो ज्वाइन करें। और अगर आपने रिपीटर सेशन नहीं लिया तो आप रेगुलर सेशन ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि लास्ट एमडीकेट को वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया, और अगर इस पीरियड में आपने कोई भी एकेडमी ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लास्ट में ज्वाइन कर लेनी चाहिए वो एकेडमी, ताकि आपकी जो पढ़ने की रूटीन है वो अच्छे से बन सके, और जो एकेडमी का एनवायरनमेंट है, जो एक स्टडी एनवायरनमेंट है, आपको वो भी मिल सके। हाउ many minimum marks of FSC are needed to get admission in any of medical university? अच्छा, अब ये डिपेंड करता है उस ईयर के रिज़ल्ट्स पर, कि उस ईयर एफएससी का रिज़ल्ट कैसा रहा है। अब जैसे कि लास्ट ईयर आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा बच्चों के फुल मार्क्स आए थे, और उससे पहले 2020 में 1080 तक मार्क्स आ गए थे। बाकी उससे पहले के सालों में 1050 1060 इससे ज़्यादा नहीं आते थे मार्क्स, इतने बच्चों की पोजीशन आती थी। तो उस हिसाब से फिर मेरिट जाता था कि 91 या फिर 91 तक ही होता था, 91 तक। और अब लास्ट ईयर से बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आने लग गए हैं, और जिन बच्चों के लास्ट ईयर मार्क्स ज़्यादा थे, मतलब हर बच्चे की 1000+ थे बहुत ज़्यादा बच्चों के, तो वो अब अगर रिपीटर्स बन गए हैं तो इस हिसाब से भी मेरिट मेरे ख्याल में तो ऊपर ही जाएगा। और अगर इस साल के रिज़ल्ट पे अब डिपेंड करता है कि इस साल बच्चों के मार्क्स कितने आते हैं। अगर इस साल भी ऐसे ही रिज़ल्ट रहता है तो आपको मिनिमम 1000+ मार्क्स तो चाहिए ही हैं टू गेट इनटू अ मेडिकल यूनिवर्सिटी। If you don't want to join academy, is there any disadvantage for you?
एंड कैन यू प्रिपेयर एवरीथिंग परफेक्टली बाय स्टेइंग एट होम। अच्छा, अब डिसएडवांटेज उन बच्चों के लिए है जो घर में नहीं पढ़ सकते, जिन्हें जब तक एक प्रॉपर सिस्टम ना दिया जाए वो तब तक अपने आप को स्टडीज़ पे कंपेल नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने घर में पढ़ना है और फिर वो टाइम अपना वेस्ट करते हैं बजाय पढ़ने के, तो उनके लिए डिसएडवांटेज है कि अगर वो अकेडमी फिर भी नहीं ज्वाइन कर रहे और यही समझ रहे हैं कि हाँ वो घर में पढ़ लेंगे, तो ये उनके लिए ऑफ कोर्स डिसएडवांटेज है। बाकी जो स्टूडेंट्स घर में पढ़ सकते हैं, जो डिटर्मिन्ड हैं, जो पैशनेट हैं अपने एम को लेकर, और जो जैसे भी हालात हों आराम से पढ़ लेते हैं, अपना जो शेड्यूल बनाते हैं वो फॉलो कर लेते हैं और एटलीस्ट खुद को कंपेल करते हैं उसको फॉलो करने पर, चाहे वो उसे प्रॉपर्ली फॉलो कर ना भी पाते हो, लेकिन एटलीस्ट वो कोशिश ज़रूर करते हैं, तो उनके लिए ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है। मैंने खुद भी अपने रिपीटर में घर में पढ़ा था और मैंने जो शेड्यूल बनाए थे उसे फॉलो करने की मैक्सिमम कोशिश की थी और बहुत हद तक मैंने उस पर फॉलो कर भी सीखी थी मैं उसे, तो उन बच्चों के लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं है। और बाकी ये बात परफेक्टली प्रिपेयर करने की, तो हाँ आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी हो जाती है घर में, आपको सेल्फ स्टडी का मैक्सिमम टाइम मिल जाता है, आप अपने माइंड की कैपेसिटी के मुताबिक पढ़ सकते हैं, आपको ये टेंशन नहीं होगी कि हाँ आपका अब टेस्ट है कल तो आपने वही प्रिपेयर करना है, भले पिछला वाला आपको आता ना हो, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चीज़ें आपको वीक लगती हैं आप वो अपने टाइम पर पढ़ सकते हैं और इसलिए आपकी इससे बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है घर में। बाकी जो मैंने एंड पर फिज़िकल टेस्ट सेशन दिया था वो इसलिए दिया था क्योंकि घर में आप जितना भी अच्छा पढ़ रहे हैं आपको एग्ज़ाम एनवायरनमेंट घर में नहीं मिल सकता, वो आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाकर ही मिलता है। तो उसके लिए मैंने अकेडमी ज्वाइन की थी ताकि मुझे एक टाइम मैनेजमेंट और इस तरह का एक एनवायरनमेंट मिल जाए जहाँ पर एक प्रॉपर टाइम पर मेरा टेस्ट हो और मुझसे प्रॉपर टाइम पर ही लिया जाए। तो उसके लिए मैंने अकेडमी ज्वाइन की थी सिर्फ, और बाकी जो कुछ कन्फ्यूजन्स थी वो बस मैं फ़िज़िकली किसी टीचर से डिस्कस करना चाहती थी। दैट्स व्हाई आई जॉइन्ड अकेडमी। बाकी प्रिपरेशन आपकी अगर आप चाहें तो बहुत अच्छी हो सकती है घर में भी। मेरी लास्ट 2 मंथ की स्ट्रेटजी मैं अपनी बता चुकी हूँ। मैंने अपनी एक वीडियो में अपना 60 डेज़ शेड्यूल जो है वो शेयर किया था टॉप ग्रेड का, और मैंने अपने लास्ट 2 मंथ में उसी को ही फॉलो किया था 60 डेज़ शेड्यूल, और उससे काफ़ी ज़्यादा आपकी रिविजन्स हो जाती हैं और आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस भी हो जाती है। बाकी जो मैंने अपनी रूटीन बताई थी उसमें मैंने अपना प्रैक्टिस करने का तरीका भी बताया था कि मैं किस तरह से किस वक्त में मैं अपनी पढ़ती थी और किस वक्त में मैं अपना प्रैक्टिस करती थी डेली के डेली, और किस तरह से मैनेज करती थी मेरे लिए अपनी टेक्स्ट बुक्स को रीड करना भी और प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ करना भी। तो वो आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, बाकी लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। विच वेबसाइट वुड यू प्रेफर मोस्ट, टॉप ग्रेड और एमडीकैट हब? टॉप ग्रेड के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि टॉप ग्रेड अगर कोई बच्चा अपने एक कम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ना चाहता है, लाइक उस पर आपको प्रॉपर हर एक टॉपिक पर एक लेक्चर भी मिलेगा एंट्री टेस्ट के से रिलेटेड, आपको लेक्चर स्लाइड्स भी मिलेंगी और आपको एक बहुत ह्यूज क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ऐड किया जाएगा जहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं अपने फेलोज़ के साथ भी और टीचर्स के साथ भी। तो अगर कोई बच्चा इस तरह से अपनी एक प्रॉपर ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है तो वो टॉप ग्रेड को ज्वाइन करे। और अगर कोई बच्चा एक टेस्ट सेशन देना चाहता है, एक फ़ाइनल टेस्ट सेशन देना चाहता है एक प्रॉपर शेड्यूल के मुताबिक, क्योंकि टॉप ग्रेड पर आपको शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाता है, बट आपको चॉइस दी जाती है कि आपने इधर आपने 30 डेज़ का करना है, 60 का करना है, 90 का करना है, और ये आप पर होता है कि आप कौन सा शेड्यूल फॉलो करते हैं और करते भी हैं या नहीं करते। आपको एक क्वेश्चन बैंक की एक्सेस दे दी जाती है और आप खुद प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यूज़। लेकिन अगर आप शेड्यूल वाइज कोई एक टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एमडीकैट हब को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको एक प्रॉपर शेड्यूल मिलता है, उसके हिसाब से ही आपको टेस्ट की डिस्कशन मिलती है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो जिस हिसाब से भी आपकी नीड है आप इन दोनों में से कोई भी चॉइस कर सकते हैं। हाउ यू कवर केमिस्ट्री विदाउट लेक्चर्स? केमिस्ट्री आप बिल्कुल भी लेक्चर्स के बगैर नहीं कर सकते, मतलब आप बिल्कुल कोई लेक्चर्स लें ही ना और सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पढ़ के नहीं कर सकते। आपको एमडीकैट के कुछ कंसेप्ट ग्रास्प करने के लिए लेक्चर्स लेने पड़ते हैं। तो मैंने भी अपने जो फ्रेश ईयर था 2020 में अपनी जो एकेडमी ज्वाइन की थी मैंने, शारद एकेडमी, वहाँ से मैंने लेक्चर्स तो लिए थे और नोट्स भी प्रॉपर बनाए थे, और अपने रिपीट ईयर में मैंने टेक्स्ट बुक्स को रीड किया था और उन नोट्स को कंसर्न किया था और प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ किए थे। तो इस हिसाब से फिर मेरी तैयारी हो गई थी। तो आपको लेक्चर्स तो लेने पड़ते हैं, चाहे आप किसी एक बारी तो लें। अगर आप रिपीटर हैं तो आपने किसी एक साल में लिए हों, और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप लाजमी लें। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स भी लाजमी बनाएं और बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो अपनी बुक पर भी नोट करें। हाउ मच प्रैक्टिस इज़ इनफ? प्रैक्टिस की कोई ख़ास एक लिमिट नहीं है कि आपने इतनी करनी है। प्रैक्टिस आप जितनी कर सकते हैं आप करें। आप डेली के अगर 100 एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, और जितनी हो सकती है प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। What resources did you use last time for preparing MCQs?
किप स्टार स्टेप। ओके, सो एज आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि मैंने किप्स प्रैक्टिस बुक्स यूज़ की थी और इसके अलावा मैंने टॉप ग्रेड के क्वेश्चन बैंक यूज़ किया था प्रैक्टिस करने के लिए। क्या फेडरल को सारा पढ़ें या चैप्टर्स? आई विल हैव ओनली 1 month ऑफ सेप्टेम्बर फॉर रिवीजन। प्लीज टेल मी अबाउट पैटर्न ऑफ रिवीजन मीन्स टेस्ट और वन बुक को कितने मरतबा रिवाइज करूँ? इस टाइम पर पूरी बुक पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, तो आई विल प्रेफर कि आप वो चैप्टर्स पढ़ें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जो ज़्यादा बल्कि हैं एज़ कम्पेयर टू पंजाब टेक्स्ट बुक, जैसे कि बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर है और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इन चैप्टर्स, एक तो ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं और इन चैप्टर्स में फेडरल में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पंजाब टेक्स्ट बुक्स में मेंशन नहीं है। तो आई विल सजेस्ट कि आप ये वाले चैप्टर्स और जो कुछ इसी टाइप के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सेकेंड ईयर के भी, तो वो आप फेडरल में से रीड करें और आप फेडरल में से सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ें जो पीएमसी के सिलेबस में मेंशन है। बाकी आप अपनी जो आपके प्रोविंस की बुक है आप उसी को ही पढ़ें अच्छी तरह से, और इसके अलावा आप इसके वो टॉपिक्स पढ़ लें और जब आप पढ़ रहे हो तो आप साथ साथ हाईलाइट कर लें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आप सिर्फ और सिर्फ वो हाईलाइटेड पॉइंट्स देखें और अपनी बुक से रिवीजन करें और आपका जो है टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाए। विच ही बुक्स आर बेस्ट? आई एम इन एफएससी, स्कॉलर्स और कॉलेज सीरीज़। अच्छा, मैंने अपने टाइम पर स्कॉलर्स ही ज़्यादा यूज़ की थी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए स्पेशली, और इसके अलावा इंग्लिश उर्दू के लिए जो मैं किप्स कॉलेज में थी तो किप्स सीरीज़ उन्होंने जो प्रोवाइड की थी वो यूज़ की थी। तो आप ये की बुक्स यूज़ कर सकते हैं और बाकी बायोलॉजी के लिए आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी टेक्स्ट बुक्स हो ये अच्छी तरह से रीड करें। टेबल्स आर नेसेसरी टू मेमोराइज फॉर एमकैट। अच्छा, मैंने अपनी जो केमिस्ट्री गाइडेंस की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने हाईलाइट किए थे वो टेबल्स और उन टेबल्स को याद करने का तरीका भी, कि आपने किस तरीके से उनको याद करना है। आपने एग्जैक्ट वैल्यूज़ याद नहीं करनी, आपने एक बस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर्स बना के याद कर लेने हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका उससे कम है, किसका उससे कम है, और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और कम होने की वजह क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो उन पर अफेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और किसी का कम है। तो ये चीज़ें आपने बस याद करनी होती हैं। बाकी आप पास्ट पेपर्स देख सकते हैं, उसमें जो टेबल्स जिन टेबल्स से एमसीक्यूज़ आए हुए हैं तो आप वो टेबल्स अच्छी तरह से देख लें और ये याद करने की कोशिश करें कि हाईएस्ट वैल्यू किस चीज़ की है, लोएस्ट वैल्यू किस चीज़ की है, मिडल किस चीज़ की है, और ज़्यादा से कम लाइक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप उसे अरेंज करके बस ये चीज़ें याद कर लें। Those who hasn't tendered properly and are weak in concepts, how can they give a good attempt into words? कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने का तरीका सिर्फ यही होता है कि आप अपने टीचर्स से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनिंग करें। अगर घर बैठ कर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके कंसेप्ट वीक हैं तो आई विल प्रेफर कि आप कोई फिज़िकल अकेडमी ज्वाइन करें, टीचर से इंटरेक्ट करें, और जिन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो रही है पहले आप ये डिस्कवर करें कि आपके टॉपिक्स और चैप्टर्स कौन से हैं जिनमें आपको वीक फील हो रहा है कि वो आपके अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं है, और उन टॉपिक्स को आप अपने टीचर्स से डिस्कस करें, उनसे क्वेश्चनिंग करें उससे रिलेटेड, ताकि उसके आपके कंसेप्ट जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकें। हाउ टू प्रिपेयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाउ टू टैकल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस। अच्छा, इनऑर्गेनिक के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक की लाइंस को अच्छी तरह से रीड करें, उन्हीं में से एमसीक्यूज़ आपके बन के आ जाते हैं। अगर आपको अपनी बुक की लाइंस समझ आ गई है ना कि उसमें क्या कंसेप्ट डिस्कस हुआ है, तो आपके लिए एमसीक्यूज़ करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना। रिएक्शंस को भी आप अच्छी तरह से लिख कर याद करने की कोशिश करें। लाइक रिएक्शंस आपके ऐसे पेपर में नहीं आने ना, लेकिन आपको उन रिएक्शंस का बैकग्राउंड पता होना चाहिए और कि वो किस कंडीशंस में टेक प्लेस कर रहे हैं, और इसके अलावा उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उन रिएक्शंस की। और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोगों को ये प्रेफर करती हूँ कि आपने पीएमसी के जो पे टेस्ट हैं उनको अच्छी तरह से परफॉर्म करना है सबको, और उनमें आपने देखना है कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो पीएमसी आउट ऑफ सिलेबस दे रहा है आपको, और उन टॉपिक्स को आपने जस्ट एक रीड दे देना है। और क्योंकि अभी आप एफएससी करके आए हैं और आपको उन टॉपिक्स की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो है ही, तो आप एक बार रीड दे देंगे और कुछ अगर आपको टाइम मिलता है तो आप उसके कुछ एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका वो हो जाएगा आराम से। हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली। अच्छा, आपने सबसे पहले तो अपनी टेक्स्ट बुक्स को होल हार्टेडली, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं कोई चैप्टर, तो आपने एक एक लाइन को अच्छे तरीके से रीड करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपने एक बार अपनी रिवीजन सारी बुक्स की कंप्लीट कर ली है एक एक लाइन कीनली पढ़ के, तो सेकंड रिवीजन में आपने क्या करना है कि जो आपने फर्स्ट रीड के टाइम पे जो पॉइंट्स हाईलाइट किए थे, जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपने सिर्फ उनको रीड करना है। पहली बारी में आपने हर एक लाइन को रीड करना है और दूसरी बारी में आपने सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स को रीड करना है। तो इस तरह से आपकी रिवीजन जो है वो इफेक्टिवली हो जाएगी, और आप साथ जब एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे।
अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आपका जो है, मैं उसका ये जवाब दूँगी कि मैंने खुद कोई ऐसी टेक्निक्स यूज़ नहीं की, लाइक फ्लैश कार्ड, निमोनिक्स, एक्टिव रिकॉल, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा टाइम इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि मैं जल्दी से ये चीज़ें परसेप्ट नहीं कर पाती थी। निमोनिक्स बनाने में, फ्लैश कार्ड्स बनाने में अच्छा खासा टाइम कंज्यूम होता है, और मुझे लगता था कि यही टाइम अगर मैं अपना सही तरीके से पढ़ने में लगा लूँगी तो शायद ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन अगर आप लोगों के लिए ये मैनेज करना आसान है तो आप फॉलो कर सकते हैं, नॉट अ बैड थिंग। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि नोट्स आप अगर फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं अपनी, तो फिज़िक्स के और केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स जो हैं वो लास्ट में बनाएं, और बाकी में आप टेक्स्ट बुक से रीड करें, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लेक्चर्स में बताए जा रहे हैं आप वो अपनी बुक पे नोट करते जाएं। अच्छा, बायोलॉजी पे भी वही टेक्निक है कि आपने जब फर्स्ट रीड देनी है अपने किसी भी चैप्टर को, तो आपने एक एक लाइन उंगली रख के पढ़नी है, और जो भी आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है, आपको लगता है कि इस लाइन में कोई कंसेप्ट है और या ये कोई याद करने वाली चीज़ है, तो आप उसको हाईलाइट करते रहें कलरफुल हाईलाइटर से। और जब आप अपनी सेकंड रीड देंगी उसे, तो आप उन्हीं पॉइंट्स को दोबारा पढ़ेंगी, फिर थर्ड रीड में दोबारा पढ़ेंगी। तो इस तरह से अगर फोर्थ फिफ्थ रीड आप एक ही चैप्टर को देती हैं और हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको दोबारा भूलेंगे। अभी भी आप में से बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर मैं नहीं दे सकी, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है। इंशाल्लाह इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं बाकी सबके क्वेश्चंस के भी आंसर देने की कोशिश करूँगी। वन मोर थिंग एट द एंड, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में पास्ट पेपर्स के बारे में आप लोगों को बताया था, उन पास्ट पेपर्स के साथ साथ अब एक बायोलॉजी की बुक भी अवेलेबल है, जो कि एक बायोलॉजी की प्रिपरेशन बुक है। उसमें हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट MCQs इसमें हर टॉपिक के अलग अलग शामिल किए गए हैं, उनके ऑप्शंस और उनकी एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल हैं। इस बुक की प्राइस डिटेल्स, पास्ट पेपर की प्राइस डिटेल्स और व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप अपना एड्रेस भेज कर ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके अलावा मैं अपनी ईमेल और अपनी फेसबुक आईडी भी अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे कॉन्टैक्ट करके ये बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।